प्रश्न आपके बीच है। 400 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है, रेटेड स्पीड इसकी कितनी है? 715 है। मशीन में ध्रुवों की संख्या क्या होगी? है ना साथियों, तो आपको क्या निकालना है? पोल निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे दिया गया है। ठीक, और उसके बाद साहब आपसे नॉर्मली पूछ रहा है कि हमारा जो स्पीड है, निर्धारित स्पीड कितना है? 715 आरपीएम। आप सब जानते हैं एनएस बराबर क्या होता है? 120 एफ बाय पी होता है। यहां से आप पी निकालिएगा तो क्या लिखिएगा? स्वाभाविक सी बात है, क्या लिखिएगा आप? 120 एफ बाय एनएस लिखिएगा, है ना। तो हम लोग यहां देखते हैं कि मेरे पास तो रोटर का स्पीड दिया है 415, मेरे पास एनएस है नहीं। एनएस निकलेगा तो कैसे निकलेगा? पोल रहेगा तब निकलेगा। लेकिन एक छोटी सी बात हम जानते हैं, मोटा मोटी, क्या मोटा मोटी हम जानते हैं? मेरा एनएस आपका सदैव एनआर से बड़ा होता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो 1 से 5% का होता है। एनएस और एनआर के बीच जो डिफरेंस होता है मात्र 1 से 5% का होता है। स्वाभाविक सी बात है। तो हम अनुमान से क्या कंसीडर कर लेते हैं? 715 है तो ये कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा मोटा मोटी। अब 750 का है कि आप सब जानते हैं 2 पोल रहेगा तो 3000, 4 रहेगा तो 1500, 8 रहता है तो 750 होता है। तो नॉर्मली उसी हिसाब से हम करते हैं 120 गुना 50, अब बटा आप कर दीजिए 750, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा भी करिए 120 गुना 50 बटा आप 715 ही करके देखिए, बताइए कितना आ रहा है? 8 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा। स्वाभाविक सी बात है। देख लेते हैं एग्जैक्ट क्या वैल्यू आ रहा है आपका। 6000 डिवाइडेड बाय 715, 8.39 आया। क्या आया? 8.39। तो ये 8.5 से भी क्या है? कम है। तो हम लोग कभी भी पॉइंट में पोल नहीं लेते हैं, तब भी क्या हो गया? 8 ही हो गया। आप एज्यूम करके करिए तब भी 8 है, बिना एज्यूम किए करिए तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में पोल होता नहीं है। रियल वैल्यू लेंगे तो कितना लेंगे? 8 लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तीन फेज इंडक्शन मोटर के उत्क्रम दिशा में घुमाने के लिए, उत्क्रम का मतलब होता है रिवर्स। उत्क्रम का क्या मतलब होता है? रिवर्स, यानी उल्टी दिशा में। आपको याद है जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा था मेरी आर वाई बी हम फेज सीक्वेंस के साथ सप्लाई देते हैं। अगर इस सीक्वेंस को हम आर बी वाई कर दें तो मेरी गति क्या होगी? बदल जाएगी, उलट जाएगी। क्या होगी साहब? उलट जाएगी। यानी स्पष्ट है साथियों, क्या करना है? सप्लाई लाइन की कला उत्क्रम क्या हो गई है? उत्क्रम हो गई है। यानी आपका फेज सीक्वेंस सप्लाई का क्या हो गया है? कहीं न कहीं पलट गया है। इसीलिए डायरेक्शन क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर, ध्यान रखिएगा, घूर्णी स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलता है। कल भी मैंने आपसे कहा था मेरी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कैसी होती है? रोटेटिंग होती है। किस स्पीड से चलती है? सिंक्रोनस स्पीड से चलती है। मेरा रोटर जो होता है वह भी सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में लेकिन सेम दिशा में चलता है। ऐसा क्यों होता है साहब? ऐसा होता है मुख्य रूप से लेंज लॉ को सेटलमेंट करने के लिए। कॉजेज अपोज द रीजन, इस दोनों के डिफरेंस के कारण ही क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के अंतर की वजह से ही क्या होती है? मेरी यहां पर स्पीड हमको प्राप्त होती है। इसके लेंज लॉ को सेटलमेंट करने के लिए ही हम क्या करते हैं? इसकी दिशा सेम रखी जाती है। ये जो बायां हाथ का नियम है इस पर आपका डीसी मोटर संचालित होता है, दाएं हाथ पर, बाएं पर डीसी मोटर, दाएं पर डीसी जनरेटर संचालित होता है। फैराडे के नियम के कारण ही तो सभी मशीनें आपकी काम कर पाती हैं। सारा मशीन जो है फैराडे के नियम से ही एक दूसरे से जुड़ रहा है और चुंबकीय शक्ति के आधार पर आपको इतनी ज्यादा मदद पहुंचा रहा है। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में कौन सी मोटर में मोटर को प्रवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जा सकता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 प्रकार का होता है, एक स्क्वायरल केज, एक साहब वाउंड रोटर या स्लिप रिंग। आप जानते हैं स्क्वायरल केज में बाहर से कुछ जोड़ना संभव नहीं है क्योंकि वह दोनों तरफ से इंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होता है। हमारा जो साहब स्लिप रिंग है उसी में हम क्या कर सकते हैं? रोटर के साइड हम 3 स्लिप रिंग का प्रयोग करके बाहर से वेरिएबल रजिस्टर को जोड़ देते हैं। और ये जो वेरिएबल रजिस्टर हम यहां जोड़ते हैं साथियों, तो याद रखना उस वेरिएबल रजिस्टर के जोड़ने से हमारी करंट के मान में भी कमी आती है। दूसरे नंबर पर हमारा स्पीड भी क्या होता है? नियंत्रित हो जाता है। तीसरे नंबर पर मेरी पावर फैक्टर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। चौथे नंबर पर हमारा साहब टॉर्क भी क्या होता है? बढ़ जाता है। इतने सारे फायदे होते हैं। लेकिन याद रखना इसके साथ भी हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। जैसे ही हमारा
बिल्कुल आपके रेटेड स्पीड तक के 75 तक पहुंचा, आपका ये खुल जाता है। अगर चलते समय भी हम रजिस्टर जोड़े रहेंगे तो मेरे रोटर का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और रोटर में कॉपर लॉस का मान एक्सेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी वाइंडिंग जलकर राख हो सकती है। इसीलिए ऐसा नहीं करते। ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कहां करेंगे साहब? स्लिप रिंग में, सर्पी वलय में साथियों। इसी को वाउंड रोटर डब्ल्यू रिम भी कह सकते हैं, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी कह सकते हैं। याद रहेगा ना, अगर क्वेश्चन पूछ दे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कितना स्लिप रिंग लगेगा? 0 लगेगा। और स्लिप रिंग में कितना लगेगा? 3। क्यों? क्योंकि 3 फेज की व्यवस्था है। यह प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा किस स्पीड पे चलता है साहब? याद रखिएगा, याद रखना, प्रेरण मोटर का चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण मोटर का चुंबकीय क्षेत्र ये सदैव एनएस पर गति करता है, लेकिन हमारी रोटर एनएस से कम पर गति करती है। और हमेशा याद रखना, एनआर हमेशा लेस किससे होता है? एनएस से होता है। राइट आंसर क्या देंगे जी? तुल्यकालिक गति से कम गति पर। आगे बढ़े विद्यार्थी जी। चलिए आगे चलते हैं। 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। 50 हर्ट्ज हमने क्या किया है? फ्रीक्वेंसी प्रदान किया है। स्लिप मेरे पास कितना है? स्लिप मेरे पास 4% है। आपसे कह रहा है सरकार एनआर बता दीजिए, और आपको पोल भी कितना दे दिया? 8 दे दिया। आप सब तो काफी मेहनती छात्र हैं, एनआर का मान जानते हैं, एनएस इंटू 1 - एस होता है। एस मेरे पास है 0.04, लेकिन एनएस नहीं है। एनएस निकालने के लिए 120 F/P करना होगा। 120 गुना एफ कितना है? 50। अपोल कितना जी? 8। कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 6000/750 आरपीएम हो जाएगा। अब यहां से इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, क्या करिएगा? एनआर बराबर, स्वाभाविक सी बात है, 750 गुना 1 - 0.04, 750 गुना 0.96 क्या हो जाएगा? 720 आरपीएम हो जाएगा विद्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए सरकार आगे बढ़ें। बन जाता है जी विद्यार्थी सब क्वेश्चन। हाँ, कह रहा प्रेरण मोटर में पोल की संख्या बढ़ा दी जाए। आप जानते हैं एनएस व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? पोल का। अगर हम पोल को क्या करते हैं साहब? 2 गुना करते हैं। क्या करते हैं? 2 गुना करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, मेरी स्पीड क्या होगी? 1/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यानी आप इस तरीके से लिख सकते थे, NR1/NR2 बराबर क्या होता? P2/P1। नहीं सरकार, अब आप क्या करिएगा? NR1/NR2 बराबर आपका P1 कितना है? पहले से P1A है नहीं, अब बाद में कितना हो गया? दोगुना ने कर दिए, 2P1। सिंप्लीफाई करिए, मुझे क्या चाहिए? बिल्कुल क्या चाहिए साहब? NR2 चाहिए। क्या होगा? हो गया ना आधा। तो ऐसे मन है ऐसे बनाइए, कॉन्सेप्ट से मन है कॉन्सेप्ट से बनाइए, माइंड में सेट रखिए। अगर ये क्या होगा? दोगुना पोल होगा तो स्पीड आधी हो जाएगी। ठीक है, देखिए किसी भी तरह की शिकायत, समस्या, तकलीफ के लिए 7079212121 पर आप बात करें, और वहां आप बड़े रोषपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें और कहें कि मेरा टेस्ट क्यों अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका हक है, ये अधिकार आपको है। चलिए उसका आप भरपूर उपयोग करें। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी, मैं अपना काम अपने समय से कर रहा हूं। आगे आइए, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, क्या है साहब? स्टार डेल्टा स्टार्टर। कल भी हमने चर्चा किया था, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार में आप जानते हैं मेरा VL क्या होता है? √3 × VPH हो जाता है। मेरी VPH क्या होती है? VL/√3 हो जाती है। यानी आपने क्या देखा साथियों? गंभीरतापूर्वक समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसमें विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। साहब आपको मैंने बताया था मेरी टॉर्क V² के समानुपाती होती है, और हम यहां क्या बता रहे हैं? जब स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर रहे हैं तो प्रारंभ के क्षण में, जब तक स्टार का यूज किया है तब तक की बात कर रहा हूं, प्रारंभ के क्षण में मेरी वोल्टेज क्या हो रही है? V/√3 हो रही है, घट रही है।
मेरी वोल्टेज भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और वोल्टेज के कम होने से मेरी करंट भी 1/3 हो रही है। 1/3 गुना मेरी करंट भी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसी करंट को कम करने के लिए ही तो हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था यहां पर 2.5 गुना टॉर्क हमको चाहिए फुल लोड टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क। अब उस 2.5 गुना को मेंटेन करने के लिए 6 से 7 गुना करंट लेना पड़ता है। इतना करंट लेने से 49 गुना मेरी हीट लॉस बढ़ जाती है, मेरी वाइंडिंग जलकर राख हो जाएगी। उससे बचने के लिए स्टार कनेक्शन करते हैं स्टार्टिंग के समय, जो मेरे वोल्टेज को घटाता है। वोल्टेज घटाता है तो करंट को भी घटाता है। वोल्टेज को V/√3 से करंट को 1/3 कर देता है। मेरी सुरक्षा तो हो जाती है, लेकिन दिक्कत क्या आती है साथियों, ध्यान देना। मेरा करंट घटता है, ये बात तो सही हो गया, मेरी करंट घट रही है, लेकिन विद्वानों आप जानते हैं शुरुआती चरण में मेरा स्टार्टिंग टॉर्क मेरे V के स्क्वायर का समानुपाती है। मेरा वोल्टेज भी यदि घट रहा है तो क्या मेरा टॉर्क नहीं घटेगा? तो प्रारंभिक चरण में मेरी टॉर्क भी क्या होती है, कम हो जाती है। राइट आंसर होगा प्रवर्तन धारा, और प्रवर्तन बलाघूर्ण को घटाता है। प्रवर्तन मतलब स्टार्टिंग, मैं रनिंग नहीं कह रहा हूं। रनिंग टॉर्क तो बढ़ाएगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क भी घटाता है और स्टार्टिंग करंट भी घटाता है विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। लिख दिया है स्टार्टिंग टॉर्क, इसीलिए विद्यार्थी वोल्टेज भी घट रहा है तभी तो मेरा करंट घट रहा है। जब वोल्टेज घट रहा है तो मेरी टॉर्क क्या है, समानुपाती है किसके, आपके वोल्टेज के स्क्वायर के, इसीलिए वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रनिंग में टॉर्क बढ़ेगा। तो यहां चर्चा क्या है, यहां भी क्या लिखा है, बी नंबर में क्या लिखा, प्रवर्तन। तो प्रवर्तन कहां मेरा बढ़ रहा है, प्रवर्तन तो घट ही रहा है। क्या विद्यार्थी जी, स्टार्टिंग टॉर्क कैसे हाई दे देगा? वोल्टेज V/√3 हो गया, V का स्क्वायर हम कर रहे हैं, जब वोल्टेज घटा रहे हैं तो मेरा टॉर्क कैसे है, वर्ग के समानुपाती संबंध रख रहा है। जब वोल्टेज घट रहा है तो टॉर्क भी क्या हो रहा है, घट न जाएगा। आइए विद्यार्थी जी, यहां रहता ना रनिंग लिखा हुआ, रनिंग रहता तो अभी सही हो जाता। सही बात है, लेकिन करंट भी तो मेरा, उसी को तो मेंटेन करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू में हम टॉर्क बढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ये मशीन सेल्फ स्टार्टिंग होती है विद्यार्थी। हम शुरू में करते क्या है, सुरक्षा के लिए इसको लगाते हैं, और जो करंट मेरा ज्यादा है उस करंट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, समझिए कि नहीं। वोल्टेज मेरी कम है, उसको हम लोग रोकते हैं, कम होने से बचाते हैं, ठीक है। तो मेरा स्टार के केस में मेरी फेज वोल्टेज क्या हो रही है, लाइन वोल्टेज का √3 टाइम कम हो रही है। इस अवस्था में जब मेरी वोल्टेज घट रही है तो मेरा क्या होता है, टॉर्क भी घटता है। लेकिन बात अगर रही रनिंग टॉर्क की, वो बढ़ जाती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में साहब पहली बात है क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग। आर्मेचर प्रतिक्रिया के साथ ब्रश स्पार्किंग कम होती है, बात सही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रश कम्यूटेटर नहीं लगाते हैं, यह भी सत्य है। निर्माण गैर किफायती, गलत बात है। रख रखाव आसान है, सही है। निर्माण किफायती मजबूत, सही है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, गलत है। सही कौन हो गया, 1 2 4 और 5, देखिए कहां पर है, 1 2 4 और 5, बी नंबर। आइए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थी जिनको कंफ्यूजन है समझ लीजिएगा, टी समानुपाती V/√3 के स्क्वायर का हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा K × V² 3 हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रही है, मेरे टॉर्क का मान 1/3 टाइम्स क्या हो रही है, रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। इन केस ऑफ कब, स्टार्ट के टाइम पर। टॉर्क बढ़ाना होगा हमको तो क्या करना होगा, वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। इसी कारण से जब लाइन से फेज में शिफ्टिंग होती है तो डेल्टा में जाते हैं, और डेल्टा में जाते हैं तो यह किसके बराबर हो जाती है, आपका VPH VL के क्या होती है, बराबर। वैसी परिस्थिति में क्या होता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है। और बढ़ाने के लिए हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इसलिए तिरछा करने का प्रयास करते हैं। और यही रीजन है जो शुरुआत में हम लोग स्लिप रिंग में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को भी जोड़ दिया करते। क्या रख रखाव तो आसानी नहीं होता इस मशीन का, इसीलिए टिक लगा है। रख रखाव क्या है, आसान है, ठीक है। रफ एंड टफ मशीन होता है, समझे। तो आंसर क्या होगा, 1 2 4 और 5। स्क्वायरल केज मोटर में ध्यान दीजिएगा, हमारी ये स्क्वायरल केज रोटर की क्या है संरचना। अब यहां देखिए, इधर भी रिंग है, इधर भी रिंग है, और ये आपने सरिया क्या किया है, एल्युमिनियम और कॉपर का सरिया को तिरछा तिरछा लगा करके शॉर्ट कर दिया है। तो यानी स्पष्ट रूप से क्या है, इन रिंग रोटर चाल परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, इन रिंग लघुपतित होते हैं। क्या उत्तर होगा विद्यार्थी,
इंड रिंग और रोटर चालक शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो क्या जवाब दीजिएगा विद्यार्थी, आंसर बताइए। ए नंबर कंफर्म है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? स्वाभाविक सी बात है, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। कौन सा प्रिंसिपल? म्यूचुअल इंडक्शन पर। इसी पर कौन काम करता है? ट्रांसफॉर्मर भी काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोटेटिंग सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर। किस नाम से जानते हैं इसको? रोटेटिंग सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। रोटेटिंग सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी को आप क्या करिए, सप्लाई दे दीजिए, और सेकेंडरी को आप घुमा दीजिए। क्या करिए, सेकेंडरी को घुमा दीजिए, तो यही क्या बन जाता है? इंडक्शन मोटर बन जाता है। इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंडक्शन है। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। भारी लोड उठाने के लिए हमारे पास होइस्ट है, क्रेन है। क्रेन तो आप लोग देखे होंगे, ये तस्वीर होइस्ट की है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर बहुत सारा भारी भारी सामान जो हम ऊपर ले जाते हैं, यही आपका क्या है? होइस्ट है साथियों, ठीक है। ये वाला ट्रॉली जैसा ये होइस्ट है। क्रेन तो आप लोग हमेशा देख रहे हैं। इन सब में हमको क्या चाहिए? टॉर्क ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए साहब? हमको टॉर्क ज्यादा चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। और ज्यादा टॉर्क किसमें मिलता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मिलता है। आप जानते हैं हमारी जो साथियों स्क्वायरल केज होती है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? कम होता है। अब अगर मान लीजिए कि हमको इससे भी ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो अब हम किसका यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का कर लेते हैं। यानी जब बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए तो किसका यूज कर लेंगे? डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज का टॉर्क स्लिप रिंग से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए तो ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए सबसे फेवरेबल मोटर मेरा कौन होता है? डीसी सीरीज मोटर साथियों होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, सारा 5 एचपी का 415 वोल्ट है, ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है। इफिशियंसी दे दिया है 85%, तो 0.85 हम कर देते हैं। पावर फैक्टर मेरा कितना है साहब? 0.8 है। 5 एचपी है, इसको बदल लीजिए साहब वाट में। 5 गुना 746 हो जाएगा आपका पावर। कितना हो जाएगा गुना करने के बाद? ये हो जाएगा 3730 वाट। कितना हो जाएगा? 3730 वाट। सप्लाई वोल्टेज आपने कितना दे दिया है? 415 वोल्ट दे दिया। इतनी सारी डाटा आपके पास है। अब जरा हम यहां समझते हैं साहब, जो मेरी रनिंग करंट है उसका मान कितना होता है? आपसे पूछ रहा है कि स्विच को डिस्कनेक्ट करना है, तो कैसा आप जो है साहब, कितने रेटिंग का स्विच आप चयन करेंगे? हम सब एक बात तो जानते हैं कि 3 फेज का सिस्टम अगर है तो वहां हम लोग टीपीआईसी का ही प्रयोग करेंगे या आईसीटीपी का ही प्रयोग करेंगे। आईसीटीपी का पूरा नाम होता है साहब आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। क्या होगा? ट्रिपल पोल। एक बात तो ध्रुव सत्य हो गया कि आईसीटीपी होगा, सब ऑप्शन आईसीटीपी ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को यहां समझना है रनिंग करंट का क्या मान होता है। रनिंग करंट होती है रेटेड पावर। क्या होती है? रेटेड पावर बटा √3 गुना पावर फैक्टर गुना आपका होती है साहब इफिशियंसी एटा। तो चलिए हम सब कुछ को पुट कर देते हैं। कितना हो जाएगा विद्यार्थी? अब जरा सिंप्लीफाई करिए। रेटेड पावर 3730 हो गया, नीचे √3 हो गया, पावर फैक्टर 0.8 हो गया, इफिशियंसी 0.85 हो गया। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बताइए तो कितना आता है। और मेरा आई स्टार्ट जो होता है, नॉर्मली हम लोग 4 गुना कंसीडर कर लेते हैं। 4 गुना क्या होता है? आई रन होता है। तो मैं इसको आप 4 गुना जो वैल्यू आएगा उससे कर दीजिए, ठीक है। इसको करके देखिए कितना आ रहा है। आपका हो गया 0.8 इंटू 0.85 इंटू 1.732 1.177 1.17776 3730 3730 1.17776। अच्छा, बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है, मोबाइल में थोड़ा मिस होता है। 415 वोल्टेज तो हम लोग छोड़ दिए जी, वही तो कर रहे हैं। इतना ज्यादा जो आ रहा है गुना यहां क्या करना होगा? 415 6 गुना 415। यहां वोल्टेज भी था ना, यहां वोल्टेज भी होगा विद्यार्थी। तो हम वोल्टेज का क्या करें? मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए नीचे में 415 से, ठीक है। तो 415 यहां गुना करिए। अब आते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरा अब हो जाएगा 1.7776 इंटू 415 737.704 37
30 डिवाइडेड बाय 737.704, तो ये हो गया 3730 बटा 737.704, तो मेरा हो गया 3730 डिवाइडेड बाय 737.06, 5.06 के आसपास आ रहा है, 5.06 के करीब आ रहा है। टोटल अच्छे से जब सिंप्लीफाई करिएगा तो लगभग मोटा मोटी वैल्यू जो है ये आपका 4 गुना आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 गुना। जब हम टोटल के साथ करते हैं तो लगभग वैल्यू 30 दशमलव कुछ आता है, समझे ना। 4 गुना यहाँ के मान को अगर हम लोग, अभी तो 5.06 ही हमको मिल रहा है, लेकिन ये वैल्यू थोड़ा डिफरेंस आएगा, कुछ हल्का ज्यादा होगा। लगभग ये मान हमारा जो मिलता है ना टोटल गुना करके, वो लगभग आपका आ जाता है 30 के आसपास। कितना आता है, 30, हाँ 30 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 30 के आसपास आएगा। तो 30 के आसपास तो मेरा नॉर्मल वैल्यू मिला। रेटेड वैल्यू इतनी होती नहीं है, तो लमसम कितनी होती है रेटेड वैल्यू, आपको बताया है 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, इस रेंज का होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, आईसीटीपी स्विच कितने का लेंगे, 32 एम्पियर का हम लोग लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, आईसीटीपी 415 वोल्ट 32 एम्पियर का, विद्यार्थी जी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अरे तुम 5 से गुना तो कर रहा है, टोटल गुना करने में तो बुखार छूट रहा है। टोटल वैल्यू को करिए, पूरा सिंप्लीफाई तोड़ करके कीजिएगा तो वैल्यू में फर्क आएगा। एक साथ करना होगा सबको, जब एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो वैसी परिस्थिति में मेरा जो 4 गुना रनिंग करंट का वैल्यू आएगा ना, लगभग 30 दशमलव कुछ निकल जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू को लेकर चलिए एक साथ करिए। हमने क्या किया, इसको टुकड़े में किया, तब टुकड़ा में टुकड़ा कर दिया, तब ना वैल्यू थोड़ा फर्क पड़ रहा है। एक साथ लेके चलेंगे तो 5 पॉइंट ज्यादा निकलेगा कुछ, और जब ज्यादा जाएगा तो 30 पॉइंट कुछ आएगा। क्या काहे न्यूट्रल होगा विद्यार्थी, इसका कारण बताइए आप लोग। जब 3 फेज का मेरा सिस्टम है तो यहां न्यूट्रल की जरूरत हमको क्यों पड़ेगी, हाँ क्या। बॉडी को अर्थ करना एक अलग कंसेप्ट है, न्यूट्रल अलग कंसेप्ट है। अर्थिंग अलग चीज है, न्यूट्रल अलग चीज है। आप अभी तक इसको नहीं समझ पाए। नहीं होगा एन, सिर्फ आईसीटीपी होगा, ठीक है ना, सिर्फ आईसीटीपी होगा। आईसीटीपी स्विच को हम लोग नेचुरल अर्थिंग प्रदान करते हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको याद होगा, आईसीटीपी स्विच का जो मेरा बॉक्स होता है, उस बॉक्स में यहां पर मेरा अर्थिंग का टर्मिनल होता है, इससे हम इसको ग्राउंड करने का प्रयास करते हैं। इस अर्थिंग को न्यूट्रल कहना उचित नहीं है। और आईसीटीपी स्विच में हमारा 3 ही फेज होता है, यहां न्यूट्रल बिल्कुल नहीं होता है। आंसर आईसीटीपी 415 वोल्ट 32 एम्पियर होगा। अगर आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो 30 दशमलव कुछ और आएगा। अगर आप कहिएगा तो हम कर देते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में कोई कलम उठाना चाहते नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो कलम जब उठाना नहीं चाहिएगा तो कैसे होगा, सवाल नहीं पैदा होता है। इसको टोटल हम लोग क्या करेंगे, 3730 बटा √3 गुना 0.8 गुना 0.85 गुना 415 करेंगे, ठीक है। अब टोटल वैल्यू को 4 गुना 3730 अब बटा √3 गुना 0.8 गुना 0.85 गुना 415 करेंगे। ऐसा जब करेंगे तो मेरा वैल्यू 30.52 आता है। 30.52 रेटेड नहीं होता है, हम इसे थोड़ा बढ़ा करके ही लेंगे। रेटेड 6, 16, 32 होता है, इसीलिए 32 एम्पियर का लेंगे। आईसीटीपी स्विच के लिए न्यूट्रल होना कंपलसरी कंडीशन नहीं है। आईसीटीपी स्विच की सुरक्षा के लिए अर्थिंग प्रदान करते हैं। इसका मेटल का क्या होता है, बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में यहाँ अर्थिंग का सेक्शन बना होता है जिसको ग्राउंड से जोड़ते हैं। न्यूट्रल के टर्मिनल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आंसर सिर्फ क्या होगा, बी नंबर होगा। और न्यूमेरिकल में आप लोग याद रखिए हमेशा कि जो डाटा दिया है क्वेश्चन में 100% वही डाटा मिलाने का कोशिश करिएगा, तो बहुत से क्वेश्चन में वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अप्रोक्सीमेट लेकर हमको चलना पड़ता है। और मैं शुरू से ही कह रहा हूं, एग्जैक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने के लिए आपको पीएचडी के आगे पीडीएस करना पड़ेगा, पीडीपी करना पड़ेगा, समझ गए, तब आप एग्जैक्ट मशीन पढ़िएगा। उसको पढ़ने के लिए आपको जापान में एकमात्र यूनिवर्सिटी है वहां जाना पड़ेगा, जहां पढ़ाई का खर्च कम से कम 3 करोड़ रुपए का आता है, समझे। तो पूरे हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेट ही हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के दौरान पूरा प्रैक्टिकल कर चुके रहते हैं, इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट पढ़ते हैं, समझ गए कि नहीं। ये बातें हैं साहब, इसलिए आपको अप्रोक्स लेके चलना पड़ेगा। चलिए, तो आंसर होगा इसका बी। आगे बढ़िए विद्यार्थी जी, कह रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में मोटरिंग मोड में हम इसको चला रहे हैं।
तो मोटरिंग मोड में आप जानते हैं मेरा स्लिप 0 से लेके 1 के बीच होगा, स्वाभाविक सी बात है। ऐसी परिस्थिति में आप जरा ध्यान रखिएगा, जब आप मोटरिंग मोड में चलाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, जरा गौर करिएगा। हमारा जो टॉर्क होता है, कल भी मैंने चर्चा किया था, क्या होता है, K इंटू एस E2 का स्क्वायर, और आपने देखा R2 होता है। नीचे क्या होता है, R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर होता है ना विद्यार्थी। अब आप जानते हैं सामान्य संचालन की स्थिति में मेरी R2 काफी ज्यादा बड़ी किससे होती है, SX2 से। अब SX2 जो है ना, सामान्य संचालन के दौरान मेरी क्या होती है, सामान्य संचालन के दौरान मेरी SX2 से काफी बड़ी R2 होती है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या मान लेते हैं, 0। जब नीचे का SX2 मेरा 0 हो गया, मिनिमाइज हो गया, तब मेरे पास क्या फॉर्मूला बचता है, सिर्फ बचता है KS E2 स्क्वायर R2, अब बटा बचता है साहब R2 का स्क्वायर। स्क्वायर से मेरा क्या कट जाता है, R2 कट जाता है। अब क्या बचता है, KS E2 का स्क्वायर बटा सिर्फ R2 बचता है। अब मुझे बताइए, मेरी टॉर्क यहां से E2 के स्क्वायर का समानुपाती होती है, मेरी टॉर्क यहां से स्लिप का समानुपाती होती है, मेरी टॉर्क यहां से R2 का व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही मेरा E2 स्क्वायर V के बराबर है, जिसको हम क्या कहते हैं, V स्क्वायर। तो इस परिस्थिति में आपने 3 रिलेशन देखा, जिसमें आपको सिर्फ ध्यान किस पर देना है, आपको ध्यान स्लिप पर देना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपका जो आंसर है वो किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ स्लिप से जुड़ा है। तो स्लिप के क्या हो जाएगा, सीधे समानुपाती हो जाएगा। ये एक खास कंडीशन में, हमेशा नहीं। किस कंडीशन में, मोटरिंग मोड में। क्या SX2 को इसलिए 0 किए क्योंकि सामान्य परिस्थिति में मेरा रिएक्टेंस का टर्म क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। जब मेरी रिएक्टेंस का टर्म मिनिमम होता है और प्रारंभ में आप जानते हैं स्लिप क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, क्या हो जाता है, स्लिप 1 हो जाता है। ये तो 1 हो गया आपका, लेकिन मेरा X2 क्या मैंने कहा, R2 से बहुत कम होती है। R2 से जब बहुत कम होती है तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट ऐसा मानते हैं, और उस एनालिसिस पर इसको हम स्वीकार करते हैं। जब नेगलेक्ट कर दिए, हटा दिए, तो क्या है, 0 है। जब 0 है तो सिर्फ क्या बचा, R2 स्क्वायर। तो वैसी परिस्थिति में ये रिलेशन हमको मिलता है। ये रिलेशन हमेशा नहीं मिलता है, सिचुएशन पर मिलता है। आप लोगों को इतना सब कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, बीटेक वाले बच्चों के लिए जरूरत है। आपको सिर्फ याद रख लेना है, मोटरिंग मोड में स्लिप के क्या होता है, समानुपाती होता है। आइए साहब, चलते हुए मोटर के घूमने की दिशा को पलटने का प्रयास करना क्या है, तरीका बहुत आसान है। RYB को क्या करिएगा, RBY कर दीजिएगा। फेज सीक्वेंस को क्या कीजिएगा, पलट दीजिएगा। तो फेज के टर्मिनल को पलटना, टर्मिनल को चेंज करना क्या कहलाता है, प्लगिंग कहलाता है। तो प्लगिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, दिशा बदल लेंगे। लेकिन यही सवाल अगर कहां रहता विद्यार्थी जी, डीसी मशीन के बारे में रहता, तो वहां प्लगिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां दिशा बदलने के लिए या तो हमको आर्मेचर का या नहीं तो फील्ड का किसी एक का वाइंडिंग टर्मिनल को बदलना पड़ता, तब जाके डायरेक्शन बदलता। तो ये प्लगिंग का कंसेप्ट सिर्फ कहां काम कर रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, बाकी में नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ें। विद्युत चुंबकीय रिले के 3 संपर्क हैं, एक सी है, एक एनसी है, एक एनओ है। सी का मतलब होता है क्लोज्ड, एनसी का मतलब होता है साहब, सी से हम क्लोज भी कहते हैं और सी से हम क्या कहते हैं, कॉमन भी कहते हैं। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, और एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। अब आपके पास कंफ्यूजन क्या पैदा होगा, CNCNO के लिए यहां क्लोज भी दिया है, नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन दिया है, इस आधार पर आप इसको टिक लगा लीजिएगा। लेकिन क्या है मेरा विद्युत चुंबकीय रिले, इसलिए रिले के केस में हम क्या करते हैं साहब, सिर्फ कॉमन कंसीडर करते हैं, क्लोज नहीं। तो मेरा उत्तर क्या होगा, कॉमन, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। तो राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी देंगे, कॉमन, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ें। कह रहा इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की सीमा डैश में पाई जाती है। तो याद है आपको, मेरा स्लिप किसी भी कीमत पर 1 से 5 से ज्यादा नहीं रहता है, खास करके कहां, मोटरिंग मोड की अगर बात करें तो इससे ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या जवाब दें, 1 से 5%, इतना का ही डिफरेंस हमको मिलता है। 3% आपका स्लिप दे दिया है, 3% को क्या करिएगा, 0.03। फ्रीक्वेंसी कितना है, 60 हर्ट्ज है। कह रहा रोटर आवृत्ति, रोटर फ्रीक्वेंसी FR क्या होता है, S इंटू एफ। एस के बदले क्या लिखिए, 0.03। एफ का मान कितना दिया है, 60, गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 6 गुना 3 18, 1.8 हर्ट्ज हो गया। ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन यदि आपसे कह दे, क्या कह दे साहब, जब NR क्या हो, 0 हो, यानी रोटर जब अस्थिर हो, रोटर क्या हो, अस्थिर हो, वैसी स्थिति में
आपका FR क्या होगा? जब रोटर अस्थिर होता है तो स्लिप कितना होता है? 1 होता है। मेरा FR क्या है? SF। तो हम 1 इंटू एफ लिखें, किसके बराबर हो गया? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या हो गया? बराबर हो गया। समझ गए? तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। प्रारंभ की स्थिति में जब हमारी रोटर अस्थिर रहती है, मशीन नहीं चलती है, तो मेरा रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। जब मशीन चलती है तो याद रखना, जब मशीन चलती है FR हमेशा लेस होती है किससे? सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। जब रोटर क्या होती हो? जब रोटर चल रही हो, यानी मशीन चालू अवस्था में हो, तब विद्यार्थी जी। बार बार ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। मोटर की गति शून्य लोड पर कितनी है? 1100 आरपीएम और लोड पर 1050, यानी मेरा NS कितना है? 11। NS कितना है? 1100। मेरा NR कितना हो गया लोड पर? 1050। कह रहा है स्लिप क्या होगा साथियों? 1100 माइनस 1050 बटा 1100 गुना 100। तो क्या लिखिएगा? 50 बटा 1100 गुना 100। 0 0 कट गया, कितना मान आ जाएगा? 4 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। सूत्र वही ना है, NS माइनस NR बाय NS। आगे बढ़े विद्यार्थी जी। किसी प्रेरण मोटर का स्लिप कितना दे दिया है? 0.1 दिया है। NS कितना दे दिया है? 1000 आरपीएम। आपसे कह रहा है NR, सीधा सीधा कर दीजिए, NS इंटू 1 माइनस S। NS हो गया 1000 इंटू 1 माइनस 0.1, यानी 1000 गुना 0.9 बराबर 900 आरपीएम विद्यार्थी जी। ऑप्शन नंबर सी। कितना हो रहा? अच्छा 0.99 ना? हाँ ठीक है विद्यार्थी, कितना हो जाएगा? 0.99 हुआ। तो ये मान क्या हो जाएगा मेरा? 990 आर। तुम लोग तो इतना मैथमेटिक्स मजबूत है ना, जो दूसरा आदमी को पागल करवा देगा। ऑप्शन नंबर सी।